जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे इस कौशल जी के जीएस चैनल पे। तो आप सभी को जो इस चैनल से जो लाभ मिल रहा है वह बिल्कुल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मिल रहा है। चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठिए जहां पर जीके जीएस करंट पूछा जाता है वहां पर आपका दबदबा रहेगा। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज से हम शुरू करते हैं स्पेशल एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जो है कि साइंस का बैच। तो यह जो बैच होने वाला है स्पेशली एएलपी और टेक्नीशियन पर आधारित होगा। इसमें हम साइंस का कोई अच्छा सवाल आप लोगों के बीच रखेंगे, आपका जो है कि फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से। उसके बाद थोड़ा बहुत समय मिलेगा तो जो है कि हम लोग विविध से जो है कि आपका जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, साइंस और टेक्नोलॉजी है, उसका सवाल भी रखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। अब देखिए यह सेशन अगर हम एलपी टेक्नीशियन पर बिल्कुल आधारित अगर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको यह सवाल बिहार एसएससी नहीं पूछेगा, बिहार दरोगा नहीं पूछेगा, या फिर बीपीएससी प्रीलिम्स नहीं पूछेगा, या फिर आपका एनटीपीसी ग्रुप डी नहीं पूछेगा। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, सब में आएगा। आप सभी एग्जाम के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं इस वीडियो से, लेकिन यह डायरेक्ट जो रहेगा वह आपका एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी पर आधारित होगा। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज के इस 30 मिनट के सेशन को जबरदस्त तरीके से हम लोग करने का प्रयास करते हैं। और आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग अधिक से अधिक कमेंट भी कीजिए। कमेंट अगर आप करते हैं तो उससे हमें जो है कि मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियो बनाने का और ज़्यादा एनर्जी के साथ। तो आप लोग लगातार जो है कि इसी तरह से मेहनत कीजिए और एक सीट अपने माँ पिताजी के लिए एक पक्का कीजिए। तो चलिए आज का हम सेशन शुरुआत करते हैं। तो आज का सबसे पहले मोटिवेशनल क्वाइट, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यह ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। समझ में आ रहा है? तो आप लोग इसी मोटिवेशनल क्वाइट के साथ आज के साइंस एएलपी टेक्नीशियन को जो है कि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। तो चलिए आज का पहला सवाल है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत, या फिर जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो वंशानुक्रम यानी कि एक वंश से दूसरे वंश, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है। मान लीजिए कि मेरे दादाजी को अगर टिनिया कैपेडिस था यानी कि गंजापन था, तो मेरे पिताजी को भी होगा और हमको भी होगा और आगे आने वाले मेरे पीढ़ी को भी होगा। तो याद रखिएगा यह क्या कहलाता है? यह अनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिकी या फिर जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है, याद रखिएगा। वहीं जेनेटिक्स के पिता जो कहते हैं, या फिर अनुवांशिकी फादर ऑफ अनुवांशिकी, या फिर जेनेटिक्स ऑफ फादर जो कहते हैं वह ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, यानी अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। और उसी मेंडल के द्वारा जो है कि मटर के पौधे पर जो है कि रिसर्च किया गया था। गार्डन पी यानी गार्डन वाले मटर पर जो है कि रिसर्च किया गया था मेंडल के द्वारा। और मेंडल का संबंध ऑस्ट्रिया से है। कहाँ से है? ऑस्ट्रिया से है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। कहाँ से है? ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना था। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ये सब याद रखिएगा। वहीं अगर देखते हैं अनुवांशिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है, तो अनुवांशिकी शब्द का पहली बार प्रयोग याद रखिएगा वाटसन के द्वारा किया गया है 1906 में। अनुवांशिकी शब्द का पहली बार प्रयोग वाटसन के द्वारा 1906 में किया गया। लेकिन याद रखिएगा जीन शब्द का पहली बार प्रयोग जोहानसन के द्वारा। जीन शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा? जोहानसन के द्वारा। जीन जोहानसन, जो से जीन, जो से जोहानसन, जो से जीन, जो से जोहानसन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, सब्जी, फूल और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। याद रखिएगा हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फूल और पौधों का जो है कि उत्पादन करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, समझ में आ गया? उसी को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। वहीं विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर का उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन? अंगूर का उत्पादन। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग जो है कि हम लोग अगर बात करते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? इटियोलॉजी। क्या कहते हैं? इटियोलॉजी। विभिन्न प्रकार के रोग की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इटियोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा। अगर आपसे बात करते हैं खून का अध्ययन क्या होता है, तो खून का अध्ययन होता है हेमेटोलॉजी।
खून का अध्ययन होता है हेमेटोलॉजी, लेकिन यकृत का अध्ययन होता है हेपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी। और तंत्रिका तंत्र का इकाई होता है न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन। वहीं गुर्दा का इकाई होता है नेफ्रॉन, इसीलिए गुर्दा का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी। क्या होता है? नेफ्रोलॉजी, याद रखिएगा। वहीं घाव जो होता है हमारे शरीर में, जो घाव वगैरह हो जाता है, उसका अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा, घाव का अध्ययन। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। वहीं अभी जो आपको हम मेंडल का नाम ले रहे थे, मेंडल के द्वारा विभिन्न प्रकार का नियम दिया गया है, जैसे कि आपका जो है कि प्रभाविकता का नियम हो गया, पृथक्करण का नियम हो गया, स्वतंत्र अपभुवन का नियम हो गया, गैम्बिट की शुद्धता का नियम हो गया। तो ये सब मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? मेंडल ने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल बताइएगा कि सब्जियों की खेती का उत्पादन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। सब्जियों की खेती का उत्पादन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। वहीं आपका फूलों की खेती का उत्पादन फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती का उत्पादन फ्लोरिकल्चर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है एपिग्राफी में से क्या अभिप्राय है? जितना सवाल बता रहे हैं आपको आया हुआ सवाल बता रहे हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी का। तो बताइएगा एपिग्राफी से क्या अभिप्राय है? तो एपिग्राफी से है शिलालेख का अध्ययन या अभिलेख का अध्ययन। अभिलेख या शिलालेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, याद रखिएगा। वहीं कंकाल का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। कंकाल का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। ये आप बुक देख रहे हैं, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए आरआरबी जो है कि 2024 तक या 23 तक जो रेलवे एग्जाम पूछा है, उसमें आपका यूथ कंपटीशन का जो बुक आता है, यूथ का बहुत अच्छा बुक आता है। तो हम इसको कवर करवा रहे हैं आपको, तीनों सब्जेक्ट का। ये समझिए बहुत इसमें कंटेंट है। अगर आप इतना कवर कर लीजिएगा तो आपको एएलपी टेक्नीशियन में दिक्कत नहीं आएगा। बाद में कि आप मैथ रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे होंगे, तो आपका रिजल्ट आराम से प्रीलिम्स हो जाएगा। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आप लगातार मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके आगे बहुत वैकेंसी पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जो है कि आपका सेटिंग हो जाएगा एक कोई भी जॉब में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कंकाल का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। देखिएगा कंकाल जो रहता है वो हड्डी का बना होता है, सिर्फ हड्डी का। और हड्डी को इंग्लिश में कहते हैं क्या कहते हैं? तो ऑस्टियो कहते हैं, या फिर ऑस्टियोलॉजी उसका अध्ययन हो गया। ऐसे भी आपको बताए हुए हैं हम, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन क्या होता है? हिस्टोलॉजी। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। आपका बताना है मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानचित्र का अध्ययन कार्टोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी। मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी कहलाता है। वहीं आपका जो है कि न्यूमिस्मेटिक में किसका अध्ययन करते हैं? सिक्का का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। लेकिन मछलियों के अध्ययन को इख्थियोलॉजी। मछली का अध्ययन इख्थियोलॉजी, लेकिन पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, मछलियों का अध्ययन इख्थियोलॉजी। लेकिन मछली का उत्पादन पिसीकल्चर। मछली का उत्पादन पिसीकल्चर, क्योंकि मछली हम लोग खाते हैं 2 पीस, याद रखिएगा। मछली हम लोग कितना पीस खाते हैं? 2 पीस। यानी मछली में हृदय की संख्या 2 हो गया। कितना पीस क्या खा रहे हैं? पीस खा रहे हैं। यानी मछली का उत्पादन पिसीकल्चर। मछली का उत्पादन पिसीकल्चर। लेकिन कोई कोई व्यक्ति को मछली खाने में आँखथौं लगता है, यानी वो नहीं खाता है। हम लोग गाँव घर के भाषा में बोलते हैं वो जो चीज़ आप नहीं खाते हैं, जैसे हम खा रहे हैं रसगुल्ला, मेरा दोस्त रसगुल्ला नहीं खा रहा है, तो मानिएगा कि हम लोग कहते हैं कि मेरे दोस्त को रसगुल्ला आँखथौं लग रहा है। उसी तरह मछली बहुत सारा आदमी जो है कि मटन खाता है लेकिन मछली नहीं खाता है, यानी मछली उसको आँखथौं लग रहा है, यानी इख्थियोलॉजी। इख्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन इख्थियोलॉजी, लेकिन ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है उभयचर और सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। उभयचर और सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। उभयचर और सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी, याद रखिएगा। वहीं आँखों का चिकित्सीय अध्ययन ऑप्थेमोलॉजी। आँखों का चिकित्सा वाला अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्थेमोलॉजी। आगे बढ़ते हैं।
मानव के कर्मिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। मानव के कर्मिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। बहुत अच्छा सवाल है। मानव के कर्मिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, कीट पतंग का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटमोलॉजी। कीट पतंग का अध्ययन एंटमोलॉजी। कीट पतंग का अध्ययन एंटमोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, सेरीकल्चर में किसका उत्पादन करते हैं? रेशम का। सेरीकल्चर में रेशम। सेरीकल्चर में किसका उत्पादन करते हैं? रेशम का। वही मधुमक्खी में किसका करते हैं? मधुमक्खी में एपीकल्चर। मधुमक्खी में एपीकल्चर। वही मत्स्य पालन में पिसीकल्चर। रेशम कीट में सेरीकल्चर। और पक्षी पालन का उत्पादन क्या कहलाता है? तो पक्षी पालन एवीकल्चर कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। लेकिन पक्षी पालन एवीकल्चर। पक्षी पालन एवीकल्चर। पक्षी पालन एवीकल्चर। पक्षी पालन एवीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पशु व्यवहार इथोलॉजी। पशु व्यवहार इथोलॉजी। पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन इथोलॉजी। लेकिन मानव जाति का विज्ञान इथनोलॉजी। मानव जाति वाला विज्ञान इथनोलॉजी। मानव जाति वाला विज्ञान क्या कहलाता है? इथनोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। मानव जाति वाला विज्ञान क्या कहलाता है? इथनोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर एंथ्रोपोलॉजी अगर पूछेगा तो एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा, हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रक्त का। हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रक्त का। आगे बढ़ते हैं। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। और पेडियाट्रिक्स में बच्चों का अध्ययन किया जाता है। पेडियाट्रिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? बच्चा का अध्ययन किया जाता है। और न्यूनोलॉजी में जो है कि नवजात शिशु का अध्ययन। न्यूनोलॉजी में नवजात शिशु। लेकिन पेडियाट्रिक्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रोग होने वाले बच्चों में जो रोग होता है उसका अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। लेकिन जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। लेकिन विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है? तो मॉर्फोलॉजी जो है वह जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है, यानी जीव से संबंधित है मॉर्फोलॉजी। वहीं आकारिकी जो होता है उसी का हिंदी नाम है, मॉर्फोलॉजी का ही हिंदी नाम है आपका आकारिकी। और उसके जो है कि आपका आकार पर निर्भर करता है। आकारिकी मतलब आकार। आकार यानी जीव वगैरह का आकार, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब कुछ सवाल ले लेते हैं आपका केमिस्ट्री का, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग फिजिक्स पे। बताइएगा आप लोग। शुरू से आपको हम सब कवर करवा देंगे। शुरू से आपको सब कवर करवा देंगे, जितना क्वेश्चन आया हुआ है और जो एक्स्ट्रा फैक्ट होता है वो भी हम कवर करवाएंगे। बताइएगा, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो जनरली पदार्थ के 3 माध्यम होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो आप लोग यह देख सकते हैं कि गैस जो है उसके कणों के बीच दूरी बहुत अधिक होता है, तब वह फैलते रहता है। उसी तरह से जल होता है, जल भी इधर से उधर भागते रहता है। लेकिन ठोस पदार्थ जो होता है उसके बीच जो कण होते हैं एक दूसरे से बहुत चिपके हुए रहते हैं, यानी उसके बीच जो आकर्षण बल होता है वह अधिक होता है। तो इसका आंसर मार दीजिएगा आप लोग ठोस। और सबसे न्यूनतम किस में होता है? गैस में। किस माध्यम में अगर पूछेगा किस माध्यम में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो ठोस मारिएगा। क्या मारिएगा? ठोस। और किस प्रकार के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, तो कम में आप लोग लगा दीजिएगा गैस, क्योंकि गैस इधर से उधर फास्ट भागते रहता है। आगे बढ़ते हैं। और वहीं आपका पदार्थ का जो चौथा अवस्था है वह प्लाज्मा अवस्था है, और 5वां अवस्था जो है वह बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। 5वां अवस्था कौन सा है? तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि पदार्थ के अगला सवाल आप लोग को बताना है, ठोसों के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो व्यवस्थित तरीके से विन्यास होते हैं, यानी ठोस के जो कण होते हैं एक दूसरे के बीच वो व्यवस्थित ढंग से जो है कि वहाँ पर विन्यास रहते हैं या स्थित रहते हैं, याद रखिएगा। ठोस के कण इधर से उधर नहीं भागते हैं। और ठोस में जो ऊष्मा का संचरण होता है वह चालन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? चालन विधि के द्वारा ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचलन होता है, आप लोग को पता है। आप लोग को हम बार बार उदाहरण देते हैं। आप लोग स्टूडेंट लाइफ में अभी सब्जी बना रहे होंगे
जब आप नीचे से गैस जलाते हैं, वो सेंटर पॉइंट पे उसका गैस जलता है, तब धीरे धीरे जाके जो है कि वह पूरा हीट होता है आपका, चलते चलते जो है कि ठोस पदार्थ गर्म होता है। तब जहाँ पर आप पकड़ते हैं सब्जी बनाने वाला जो रहता है, उसमें से जो कढ़ाई रहता है, जब साइड में पकड़ते होंगे थोड़ा देर के बाद वो गर्म होता है जब गैस जलाते होंगे। तो इसका मतलब वो चालन विधि के द्वारा ठोस गर्म होता है। ठोस किस विधि के द्वारा? चालन। वहीं वायुमंडल जो होता है वह संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। किस विधि के द्वारा? संवहन विधि के द्वारा। वहीं समुद्र का जल या महासागर का जल जो होता है वह भी संवहन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? संवहन विधि के द्वारा। वहीं सूर्य से प्रकाश की किरण जो पृथ्वी पर पहुंचती है वह विकिरण माध्यम से। किस माध्यम से? विकिरण माध्यम से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? 5 अवस्थाएं। कितने अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं। उसमें से ठोस बताए, द्रव बताए, गैस बताए, प्लाज्मा बताए, फिर आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बताए। तो चौथा अवस्था जो प्लाज्मा अवस्था होता है वह द्रव रूप में होता है और सबसे चमकीला होता है। सबसे चमकीला, याद रखिएगा, सबसे चमकीला, प्लस में बहुत ज़्यादा तापमान होता है इसका, लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है प्लाज्मा का, याद रखिएगा। सबसे अधिक तापमान वाला जो अगर पूछेगा माध्यम कौन सा है, प्लाज्मा मारिएगा। सबसे अधिक चमकीला भी कौन है? प्लाज्मा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, यानी कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होती है, आप लोग को पता है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के माध्यम में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? विसरण का मतलब फैलना, विसरण का मतलब फैलना। तो आपको अभी तुरंत बताए हैं कि सबसे अधिक मात्रा में जो फैलता है एक दूसरे के बीच कण, वो गैस में फैलता है। इसका आंसर गैस मार दीजिएगा। और सबसे कम किस में फैलता है? तो ठोस में। आराम से आपका समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है। ऑप्शन में है चीनी का घोल, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है दूध, चौथा ऑप्शन है वायु। ये ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ सवाल है। तो याद रखिएगा कि इसमें से आंसर मीथेन होगा। मीथेन एक शुद्ध प्राकृतिक पदार्थ है। आपको ऐसे भी पता होगा कि प्राकृतिक गैस जो होता है वह मीथेन होता है, और प्राकृतिक जो भी चीज़ रहता है वह शुद्ध होता है। वह क्या होता है? शुद्ध। लेकिन मानव के द्वारा जो चीज़ बनाया जाता है वह जो है कि उसमें कुछ विभिन्न प्रकार की अशुद्धि मिलता है। तो आप ऐसे भी मार सकते हैं। तो मीथेन शुद्ध पदार्थ है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। यह दलदली भूमि में भी मिलती है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। कौन सा गैस? मार्स गैस भी के नाम से भी मीथेन को जानते हैं। और इसका सूत्र CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है, याद रखिएगा। और आपका एल्किन का सूत्र क्या होता है? तो एल्किन का सूत्र CnH2n होता है। एल्किन का सूत्र CnH2n होता है और एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। और वहीं आपका एल्काइन का होता है CnH2n -2 होता है। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n -2 होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग बताइएगा, अगला सवाल बताइएगा, मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है? तो मिश्रण प्रकृति में समंगी और विषमंगी दोनों हो सकता है। मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है? समंगी और विषमंगी दोनों हो सकता है। मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है? तो समंगी और विषमंगी दोनों हो सकता है, याद रखिएगा। जैसे आप समंगी मिश्रण का उदाहरण है आपका नमक और जल। नमक और जल का जो मिश्रण है वह समंगी मिश्रण है। वहीं चीनी और जल का मिश्रण भी जो है वह समंगी मिश्रण है। लेकिन मिट्टी और रेत का मिश्रण जो है वह विषमंगी मिश्रण है। वहीं तेल और जल का मिश्रण जो है वह विषमंगी मिश्रण है, यानी दोनों आपस में मिल नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? तो एक मिश्र धातु जो है वह ठोस विलयन का उदाहरण, यानी ठोस में ठोस। जैसे आप पीतल लेते हैं तो पीतल किसका किसका मिश्रण है? तो आपका जो है कि पीतल जो है वह Cu+Zn का मिश्रण है। तो Cu+Zn यानी कॉपर और जस्ता जो है वह अपने आप में ठोस पदार्थ है या ठोस तत्व है। तो ये दोनों का जो मिश्रण होता है वही मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु में मिश्रित जो होता है वह 2 धातु ही या 3 धातु मिलके ही होता है, कोई इसमें द्रव पदार्थ नहीं जाता है। तो याद रखिएगा मिश्र धातु जो होता है वह एक ठोस विलयन है। कैसा विलयन है? ठोस में ठोस का उदाहरण है, यानी दोनों मिश्रित जो हुआ है वह ठोसे ठोस पदार्थ मिश्रित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना, जैसे ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातु हो गया, उसी तरह से
से अगर पूछेगा थैलियम धातु में पारा धातु का विलयन, तो थैलियम जो होता है वह ठोस होता है, लेकिन पारा जो होता है वह द्रव होता है, तो ठोस में द्रव का उदाहरण हो गया। उसी तरह से आपका वायु में कपूर, कपूर जो होता है वह ठोस होता है और वायु जो होता है वह गैस होता है, तो गैस में हो गया ठोस, गैस में क्या हो गया ठोस। उसी तरह से जल में एल्कोहल हो गया, तो जल में एल्कोहल, इसका मतलब जल तो द्रव हो गया और एल्कोहल भी द्रव होता है, यानी द्रव में द्रव हो गया जल और एल्कोहल। वहीं आपका जो कूड़ा, वहीं आपका कोरा या अमोनिया गैस का जल में विलयन, तो कोरा या अमोनिया, तो ये हो गया गैस, कोरा या अमोनिया क्या हो गया गैस, लेकिन उसमें जो जल घुसा रहे हैं तो वह जल हो गया द्रव, तो इसका मतलब हो गया गैस में द्रव का विलयन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषमंगी मिश्रण है, तो विषमंगी मिश्रण जो होता है वह दूध होता है, क्या होता है दूध होता है, और ये आरआरबी जेई का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन में है पीतल, वायु, पानी में चीनी का घोल और दूध, तो दूध जो है वह विषमंगी मिश्रण का उदाहरण है, याद रखिएगा। और दूध जो है वह एक प्रकार का पायस का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है, पायस का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है, पायस का उदाहरण है, याद रखिएगा। दूध किसका उदाहरण है, पायस का उदाहरण है, यानी दूध को हम लोग पीते हैं। प से पीना, प से पायस, प से पीना, प से पायस, ये छोटी छोटी आप गलती नहीं कीजिएगा। आप थोड़ा सा अगर कुलू भी याद रखिएगा तो आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है कौन सा पदार्थ, तो याद रखिएगा कोलाइड। कौन सा पदार्थ शामिल नहीं है, तो कोलाइड शामिल नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हवा एक डैश है, तो हवा एक जो है वह दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। आपको पता है हवा जो होता है उसमें, हवा जो हमारा, इसमें विभिन्न प्रकार का गैस का मिश्रण है। जैसे हवा में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है 78%, फिर आपका जो है कि ऑक्सीजन होता है, इसमें से हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, विभिन्न प्रकार का तत्व जो है कि यह गैस हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। तो ऑप्शन में है दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, यानी विभिन्न प्रकार का तत्व भी है और यौगिक का भी इसमें मिश्रण है, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं जो है कि फिजिक्स की ओर। आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के एग्जाम में टच होगा। बस एक मुश्त बार तैयारी कीजिए, ऐसा नहीं कि स्पेशल बिहार पुलिस का कर रहे हैं। बिहार पुलिस के लिए हम खोज खोज के किसी क्वेश्चन पे नाम नहीं लिखा हुआ है कि यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में आएगा, यह क्वेश्चन दरोगे में पूछेगा, यह क्वेश्चन आरपीएफ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका तैयारी जो होना चाहिए वो आपका टॉपिक वाइज होना चाहिए, तभी होगा। आप एग्जाम के व्यू से भले बहुत बड़े बड़े टीचर स्पेशल बैच ला देते हैं बिहार पुलिस में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद सोचिए कि कोई क्वेश्चन पे क्या लिखा है कि बिहार पुलिस में आता है। हाँ, आप प्रीवियस भले कवर कर सकते हैं बिहार पुलिस का, आप उस आधार पे भले पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो स्पेशल बैच आता है ये जो है कि बिल्कुल समझ से बाहर बात है। आप एक बार तैयारी कीजिए ना, काहे फालतू का 10 बार पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आपको हकीकत बताते हैं, आप समझिए, भरोसा कीजिए कि अगर जितना कंटेंट मेरे यूट्यूब पे पड़ा है और जितना आपको बता रहे हैं ना, यही आपको पैसा लेके बहुत बड़ा बड़ा टीचर आपको नहीं देगा। यह बात आप याद रखिए। और जुगाड़ पानी कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ आपको पढ़ाएगा, बस हो गया बैच खत्म, बस जाइए। अब देखिएगा बहुत सारा कोचिंग में क्या हो रहा है, कंट्रोवर्सी हो रहा है, मतलब विवाद हो रहा है कि वो कोचिंग से इतना अच्छा सेलेक्ट किया दरोगा में, वो कोचिंग से इतना सेलेक्ट किया। तो हम कहते हैं कि सेल्फ स्टडी पढ़ने वाला बच्चा का तब एक भी नहीं हुआ बिहार में। 1275 पोस्ट ही दरोगा था, लगभग 1280 पोस्ट दरोगा था, ठीक है। तो उसमें से क्या जो है कि घर में बैठ के पढ़ने वाला किसी का नहीं हुआ है, सब कोचिंग वाला का ही लड़का का हुआ है। इसका मतलब ये सब कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ हुआ है पैसा कमाने का, इसमें कुछ नहीं है, ये सब मार्केटिंग करने का नियम है। हम यह बताते हैं, मान लीजिए कि कोई भी एक्स नाम का कोचिंग है जो बड़ा कोचिंग है, अब मानिए कि उसमें अगर 5000 लड़का पढ़ रहा है, आपको उस मान लीजिए कि आप हाईएस्ट 500 मान लीजिए सिलेक्शन दे दिए, तो क्या उधर जो आपको 4500 बच्चा बचा, वो 4500 का आप कभी रिव्यू किए या फिर उसका डाटा आप जारी किए कि मेरे पास इतना बच्चा पढ़ रहा था और इतना का सिलेक्शन नहीं हुआ? अगर आप इस चीज़ को अगर आप दिखाइएगा तो फिर हम जानेंगे कि आप जो है कि उस बेरोजगार जो हो गया, जिसका एज खत्म हो गया, वो कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, उसका कोई उपाय नहीं है। इसीलिए आप जहाँ भी रहिए दिल से मेहनत कीजिए, एकदम पूरा हुमच के मेहनत कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। बस आप अपने घर में जब मेहनत कीजिएगा ना अपने दिल लगा के, तो वो सबसे बड़ा तैयारी होता है। और ग्रुप डिस्कशन अगर आप करते होंगे अपने आप में, तो उससे बेहतरीन कोई क्लास नहीं है पूरे बिहार में, ये समझ लीजिए, कोई क्लास नहीं है। आप लुसेंट, स्पीडी, घटना चक्र, दृष्टि, ये 3-4 बुक कवर कीजिए। आप लाइन बाय लाइन घर में रह के आप 5 गो लड़का मिलकर ग्रुप डिस्कशन कीजिए, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है, 5 गो में आप जो है कि
5 तरह का सवाल सुनने के लिए मिलता है। मान लीजिए वो क्वेश्चन जो याद रखा है वो अलग जुगाड़ से याद रखा है, जब वो आपका शेयर करेगा तो आपका माइंड में भी होगा अरे नहीं ये याद हो गया। लेकिन आपको टीचर जो है कि आप पढ़ाते हुए निकल जाएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा जुगाड़पनी नहीं होगा। आपको लगेगा अरे यार हम बहुत बड़ा कोचिंग में पढ़ रहे हैं, हम कॉपी लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, पता चल रहा है रिजल्ट ही नहीं हो रहा है। और जो लड़का का कोचिंग में भी रिजल्ट हुआ है ना, समझिए वो पुराना लड़का का ही हुआ है। कोई ना ई नहीं कि गया 2 महीना में रिजल्ट लेके आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो टारगेट बच जाता है 2 महीना में वो कुछ नहीं होता है। वो पुराना बच्चा भले जाके अपना रिवीजन कर लेता है और जाके फोटो चिपका लेता है तो समझता है हम बहुत बड़ा जो है कि 30 मार्क खान बन गए, रिजल्ट ले लिया दरोगा का। ऐसा कुछ नहीं है। दरोगा ऐसा कुछ एग्जाम नहीं है कि जो आप यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। आप 3-4 बुक कवर कीजिए, आपका रिजल्ट होगा। आपको सिर्फ पैसेंस रखना पड़ेगा। पैसेंस रखिए और दृढ़ संकल्प करके आत्मविश्वास रख के आप मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट होगा और होता है। ये आप भी समझ पा रहे होंगे। तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम लोग फिजिक्स का कुछ सवाल कर लेते हैं, फिर जो है कि हम लोग सेशन को ब्रेक करेंगे। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो याद रखिएगा शक्ति जो होता है अर्थात पावर। शक्ति मतलब क्या होता है? पावर। पावर मतलब शक्ति। और P बराबर होता है W/T। P बराबर क्या होता है? W/T। यानी कि W मतलब कार्य, T मतलब समय, यानी कार्य बटे समय। और कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल और समय का होता है सेकंड। यानी जूल पर सेकंड जो हो गया, जूल पर सेकंड जो हो गया वो आपका शक्ति का इकाई हो गया। किसका इकाई हो गया? शक्ति का। और शक्ति का एक और इकाई होता है अश्वशक्ति। क्या होता है? अश्वशक्ति। 1 हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर का मान होता है 746 वाट के बराबर। 746 वाट के बराबर। तो याद रखिएगा वाट हो गया, किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया, हॉर्स पावर हो गया, ये सब शक्ति का इकाई है। वहीं जूल पर सेकंड भी शक्ति का इकाई है और अश्वशक्ति भी शक्ति का इकाई है। लेकिन ऑप्शन में दिया है किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा जो है यह ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। याद रखिएगा, समझ में आ गया? यानी कि 1 हो गया, किलो का मतलब हो गया 1000 ग्राम, गुना वाट का मतलब हो गया आपका 1 वाट, और घंटा का मतलब हो गया 3600 सेकंड। इसको जब गुना कीजिएगा आप जो, तो याद रखिएगा कि 36 पे जो है कि 5 जीरो आएगा, या फिर 36 गुना 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल आएगा। याद रखिएगा, एक पॉइंट यहाँ दे रहे हैं तो आपको पावर 1 बढ़ाना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्म ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो उष्म ऊर्जा की इकाई नहीं है किलोवाट। किलोवाट जो है वह शक्ति का इकाई है। किलोवाट किसका इकाई है? शक्ति का। ऑप्शन में वाट सेकंड है तो वाट सेकंड उष्मा का हो गया, कैलोरी भी उष्मा का हो गया, जूल भी उष्मा का हो गया। और उष्मा का जो सीजियस मात्रक होता है वह कैलोरी होता है, और उष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है। क्या होता है? जूल। और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। और कार्य का मात्रक भी क्या होता है? जूल। और कार्य का सीजियस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। याद रखिएगा। और कार्य यानी W बराबर होता है Fs। क्या होता है? W बराबर Fs। F यानी बल, S गुना विस्थापन, यानी बल गुना विस्थापन होता है कार्य के बराबर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई क्या है? तो प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई होता है भी। क्या होता है? भी। क्या होता है? भी। प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई क्या होता है? भी यानी वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। याद रखिएगा, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर आता है उसे ही विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य के बराबर होता है। याद रखिएगा, विभवांतर यानी विभव में अंतर। विभव में अंतर यानी किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर आता है उसे विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। जैसे आप एक सूत्र जानते होंगे, R बराबर रो इंटू एल बाय ए होता है। R बराबर रो इंटू एल बाय ए होता है। और जो रो हुआ ना, रो को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जब रो को बाहर कीजिएगा आप तो R गुना ए बाय एल हो जाएगा। R गुना ए बाय एल हो जाएगा, यानी कोना कोनी गुना और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा जब आप रो को बाहर कीजिएगा। जब इसको आप कटाइएगा तो आपको ओम मीटर सिर्फ बचेगा। लास्ट में क्या बचेगा? ओम मीटर बचेगा। याद रखिएगा। वही महो जो होता है वह चालकता या कठोरता का मात्रक होता है। महो जो होता है वह चालकता या कठोरता का मात्रक होता है। वही प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। याद रखिएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। वोल्ट पर एम्पियर यानी कि V/A होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर जो होता है वह प्रतिरोध का मात्रक हो गया, यानी विभवांतर जो होता है वह आपका ये आपका जो प्रतिरोध जो होता है वह विभवांतर बटे धारा होता है। विभवांतर बटे धारा को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वह ओम होता है। क्या होता है? ओम। और विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है, लेकिन कार्य का सीजस मात्रक अर्ग होता है, याद रखिएगा। तो विभवांतर बटे धारा यानी V/I। आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे V बराबर IR। क्या पढ़े होंगे? V बराबर IR। V बराबर IR। तो I को जब बाहर कीजिएगा तो V/R बचेगा। V/R बचेगा। V यानी वोल्ट, R बटे प्रतिरोध। तो याद रखिएगा आप लोग विभवांतर बटे धारा जो हो गया वह प्रतिरोध का बराबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध जो है वह विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। आप लोग को ये सब बता चुके हैं। प्रतिरोध का मतलब विरोध। जैसे ये तार है, इसमें कोई धारा प्रभावित हो रही है, तो अगर बीच में कोई कटा पटा है तो वहाँ से धारा प्रभावित नहीं होगा, तो उसी को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और प्रतिरोध जो होता है वह तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तार का लंबाई जितना अधिक होगा वो प्रतिरोध का मान भी उतना होगा। क्योंकि आप यहां से मान लीजिए करंट को लेके 1 किलोमीटर तक लेके जा रहे हैं खींच के तार, तो उसमें आपका करंट जो होगा वह बहुत कम मान होगा। लेकिन यहीं पर आप 500 मीटर पे अगर आप मोटर चला रहे हैं तो वहां पर आपका पानी ज़्यादा देगा मोटर, लेकिन 1 किलोमीटर पे पानी कम देगा। क्योंकि प्रतिरोध का जो मान होता है या विरोध का जो मान होता है वह आपका तार की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे तार की लंबाई का मान बढ़ाइएगा आपका प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। राइट। आगे अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेकिन धूप चश्मे के लेंस की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। धूप चश्मे के लेंस की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आवर्धन का SI इकाई क्या होता है? आवर्धन क्षमता का कोई SI मात्रक नहीं होता है। आवर्धन क्षमता का कोई SI मात्रक नहीं होता है। वहीं आपका विकृति का भी नहीं होता है। आपका जो है कि आपेक्षिक घनत्व का भी SI मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, फोकस दूरी का SI इकाई क्या है? मीटर। फोकस दूरी का SI मात्रक क्या है? मीटर है। और फोकस दूरी यानी F बराबर होता है R/2। F बराबर R/2। F बराबर R/2। F बराबर R/2। आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। तो चलिए आज के हम इस सेशन को यहीं पर ब्रेक करते हैं। जितना भी सवाल रहेगा हम धीरे धीरे सब आपको LP टेक्नीशियन के एग्जाम तक कवर करवा देंगे। और जितना भी आप लोग RPF का, ग्रुप D का, NTPC का, BRSSC का, CGL4 का, BPSC प्रीलिम्स का, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, जितना तैयारी कर रहे हैं आप लोग, इस बैच को आप लोग जो है कि क्या कहते हैं कि आप फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। आप जिस भी एग्जाम में जाइएगा अपना दबदबा आप रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।